Question number 24. Mr. PG Patil is a technical director with Home Products Limited on a salary of rupees 30,000 per month. Mr. PG Patil होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उनका सैलरी 30,000 पर मंथ है, यानी कि साल का हो गया 30,000 इंटू 12, 3,60,000. ये इनकम फ्रॉम सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल. Next, he lives in a house hired by the company on an annual rent of rupees 60,000. It has also provided necessary furniture and fittings amounting to rupees 20,000. मिस्टर पीजी पाटिल को कंपनी की तरफ से एक घर प्रोवाइड किया गया है और ये भी बताया गया है हमको कि कंपनी ने उस घर को रेंट पे लिया हुआ है, एनुअल रेंट पे 60,000. भाई क्योंकि जब हम प्राइवेट एम्प्लॉय का रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें ये भी देखते हैं, दो कंडीशन होती है, एक ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर. तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कंपनी भी रेंट पे ली है उस घर को जो उसने मिस्टर पीजी पाटिल को दिया है, यानी कि कंपनी उस घर की ओनर नहीं है. तो इसको हम ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाले से. सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे. उसके बाद अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ 60,000 पर एनम है, वो लिख देना आप यहाँ पे, और 15% ऑफ सैलरी, जो ये सैलरी आएगा उसका आप 15% निकालना. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आप यहां लिखोगे आउटर कॉलम में. उसके बाद फिर ऐड करोगे. उसमें देखो ऐड क्या करते हैं, यहां पे बोला गया है कि फर्नीचर इनको प्रोवाइड हुआ है इतने का, ठीक है. तो भाई देखो अगर फर्नीचर भी हायर किए गए होता तो फुल हायर वैल्यू हम ले लेते, लेकिन अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है और हायर की बात नहीं की गई है तो आप सिंपली जो फर्नीचर का कॉस्ट है उसका 10% निकाल लेते हो. तो यहाँ हायर की बात नहीं है तो आप जो फर्नीचर का कॉस्ट है उसका 10% निकालना और आउटर कॉलम में निकला, दोनों को ऐड कर देना. उसके बाद लेस करते हैं अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा होता है, तो ऐसा तो कोई अमाउंट नहीं है यहाँ पे, नहीं पे कर रहा है एम्प्लॉय, तो ये नील, तो यही वाला अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर पाटिल हैज बिन, तो यहाँ पे आप लिख लो, ये रेंट फ्री हाउस में चला गया, इनकम फ्रॉम सैलरी में. उसके बाद दिया है द कंपनी बेयर्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ रुपीज 22,600. इलेक्ट्रिक चार्जेस तो मिस्टर पीजी पाटिल के घर का, लेकिन उसके खर्चे कौन उठा रहा है, इनकी कंपनी. तो भाई पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंपनी उठा रही है, तो भाई ये भी इनके लिए हो गया परक्विजिट्स और ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी में, फुल अमाउंट टैक्सेबल. नेक्स्ट, मिस्टर पाटिल हैज बीन प्रोवाइडेड with a large car along with a chauffeur for official and private purposes. तो हम देखते हैं भाई कि कार ओन कौन कर रहा है और एक्सपेंस कौन उठा रहा है. तो यहाँ तो ये बोला गया मिस्टर पाटिल हैज बीन प्रोवाइडेड, इसका मतलब कि एम्प्लॉयर ने दी होगी, तो ओन बाय तो एम्प्लॉयर हो गया, और खर्चों की बात नहीं की गई है तो आप मानोगे एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा. तो ये हो गया कंडीशन, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर. ठीक, उसमें फिक्स होता है बिग कार का 2400 पर मंथ, स्मॉल कार का 1800 पर मंथ, और ड्राइवर है तो प्लस 900 पर मंथ. तो आप यहां देख रहे होगे लार्ज कार प्रोवाइड किया गया है, तो इसका सिंपली कैलकुलेशन कैसा होता है, 2400 इंटू 12, और क्योंकि ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो ड्राइवर का तो फिक्स होता है 900 पर मंथ. ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे बस ये वाला चेंज होता है, अगर स्मॉल कार लिखा होता तो 1800 और लार्ज कार बोला है तो 2400. फिर हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे 12 मंथ का नहीं लेना होगा, उसका रीजन अभी आगे बताऊंगा, तो इसलिए अभी इसको छोड़ रहा हूँ. He draws entertainment allowance of rupees 2,000 per month, out of which he spends 1,500 per month on the entertainment of the company's customers. भाई देखो उनको मिल कितना आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस पर मंथ, 2,000 पर मंथ, और उसमें से वो खर्च कितना कर रहे हैं कंपनी के जो कस्टमर हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के एंटरटेनमेंट के ऊपर 1,500 पर मंथ. यानी कि ऐसे तो देखा जाए तो उनके पास मंथली केवल 500 बच रहा है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है. अगर यही चीज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते और उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला होता तो हम लोग जब स्टैंडर्ड डिडक्शन जब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हम करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो उसमें 3 चीज था, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक इंटरटेनमेंट अलाउंस और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स. तो उसमें वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कुछ पोर्शन होता, ठीक है, कि ऊपर भैया टैक्सेबल पूरा अमाउंट और नीचे दिखा देते कि इतना पोर्शन जो है गवर्नमेंट है तो इस वजह से डिडक्टेबल. लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, भले ही इन्होंने उसका अमाउंट खर्च कर दिया है आधा से ज्यादा, पूरा भी खर्च कर देते तो भी जितना उनको पर मंथ मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. तो इंटरटेनमेंट अलाउंस
बी इनकम फ्रॉम सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, 2000 इंटू 12, ध्यान रखना है चीज। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे जितना खर्च कर दिए। Mr. Patil spends rupees 40,000 on the medical expenses of his family, which is reimbursed by the company. ऐसे तो उनके जो फैमिली के मेडिकल खर्चे हैं उसको उठाया है मिस्टर पाटिल ने 40,000 रुपए, लेकिन वो कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया, मतलब कंपनी ने ये पूरा अमाउंट वापस दे दिया। जब कंपनी ने पूरा अमाउंट वापस दे दिया इनको तो इनके लिए ये भी परक्विजिट हो गया। तो भाई ये 40,000 रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा कि भाई रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। द ट्रीटमेंट इज डन इन अ प्राइवेट नर्सिंग होम नॉट बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, ट्रीटमेंट किया गया था प्राइवेट नर्सिंग होम में, वो एम्प्लॉयर का नहीं था, तो भी हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको बस इससे मतलब है कि कंपनी ने पैसे पूरे वापस कर दिए हैं, तो इनके पास जब पूरे पैसे आ गए तो इस वजह से टैक्सेबल। ड्यूरिंग द ईयर ही गोज on leave for 2 months, November and December, and the company pays him the railway fare for his entire family for going to his native place, the amount being rupees 4,500. तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले आप यहाँ पे आ जाओ वापस से लार्ज कार वाले पे। यहाँ क्या बोला गया है कि मिस्टर पाटिल जो है वो 2 महीने की लीव पे गए थे। भाई जब वो 2 महीने की लीव पे गए थे तब थोड़ी ना उनके पास गाड़ी होगी उस समय, ना ही गाड़ी होगा ना ही ड्राइवर होगा, क्योंकि वो तो अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी पे अपने घर गए हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे अगर कुछ नहीं, लीव का कुछ नहीं मेंशन होता तो हम सीधे सीधे पूरे साल का कर देते, लेकिन क्योंकि वो लीव लेके 2 महीने के लिए अपने घर गए हुए थे तो उस 2 महीने में उन्होंने ना गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा ना ड्राइवर का, इसलिए ये जो जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी में निकालोगे इसको लार्ज कार का, तो आप इसको 10 महीने के लिए निकालोगे। सब चीज सेम रहेगा कि लार्ज कार है तो 2400 पर मंथ और ड्राइवर प्रोवाइड है तो 900 पर मंथ। बस ध्यान रखना 2 महीने की छुट्टी थी तो इंटू 10 कर देना। ठीक है, और ये फिर जो दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। ये बोला गया है कि 2 महीने की वो लीव पे गए थे, कंपनी ने उनको पूरा पैसा भी दे दिया था उनके रेलवे फेयर का 4500 रुपए, और इनको जो 4500 प्रोवाइड किया गया था वो हो गई हमारी LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। उससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में हमने पढ़ा कि लीव ट्रेवल कंसेशन टू एम्प्लॉय फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। Amount of exemption is available only in respect of fare for going anywhere in India along with family twice in block of 4 years. तो इसका मतलब ये है कि लीव ट्रेवल कंसेशन एम्प्लॉय को अगर मिलता है इंडिया में कहीं जाने के लिए तो एग्जेम्प्ट है। और ध्यान रखना आप, लीव ट्रेवल कंसेशन सिर्फ जो कंपनी आने जाने का जो फेयर प्रोवाइड करती है बस उसके लिए मिलता है। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या था कि भाई 4 साल में केवल 2 बार, ठीक है, तो तभी वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहे हैं और ये तो 4500 रुपए है। आप लिखोगे लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्ट। Mr. Patil is a member of recognized provident fund and he contributes 13% of salary thereto with an equal contribution from his employer. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर पाटिल ने जो कंट्रीब्यूट किया 13%। तो मिस्टर पाटिल एक एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो जाता है वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूड रहता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि ये नहीं इंक्लूड है सैलरी में तब तो हम इंक्लूड करते, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होता है वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड है। ठीक, तो यहां सैलरी में तो नहीं इंक्लूड करना, लेकिन एक जगह हमेशा फिक्स रहता है 80C में लिखोगे आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और कोई लिमिट नहीं है उसकी, सीधे आप लिखना जो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के सैलरी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, इसका आप निकालना 13% और 80C में लिखना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ठीक है, आगे इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, यानी कि इनके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी 13% कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है तो ये जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन इसका तो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी कि 12% तक अगर किया गया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में तो एग्जेम्प्ट, 12% से अगर ज्यादा है तो पूरा अमाउंट नहीं, जितना ज्यादा है बस वही टैक्सेबल। तो यहां पे आप देखो ये 12% है और ये 13% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका मतलब केवल 1% टैक्सेबल होगा क्योंकि 1 ही % एक्सेस है। ठीक,
आगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो यहाँ पे ना हमको कैलकुलेट करना होगा। हमको 13% बोल दिया तो हम पहले सैलरी का फॉर्मूले से जो आरपीएफ का सैलरी होता है उससे सैलरी निकाल लेंगे, फिर उसका 13% निकालेंगे, फिर उसी के थ्रू हम 1% निकाल लेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट 9.5%, द अमाउंट बीइंग ₹48,000। और इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट टू आरपीएफ एट द रेट 9.5% एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा, 9.5% ही है। ही पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,000 बाय चेक, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शन जो है वो आता है 80D में। डिडक्शन रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इसमें कंडीशन होता है एक एज लेस देन 60 ईयर्स, एक एज अबव 60 ईयर्स। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मान लेते हैं एज लेस देन 60 ईयर्स होगा। और सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का भी 25,000 पर एनम, प्लस पेरेंट्स का भी 25,000 पर एनम, अगर वो भी 60 साल से कम के हैं। यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मान लेते हैं यही वाला दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे भाई 4,000 रुपए ही केवल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो हम मानेंगे कि जो जिनको एलिजिबल है यहाँ पे, जैसे सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स, इन्हीं में से कोई है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई 25,000, और किया कितना गया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में, गया कितना है 4,000, जो कि लिमिट के अंदर है, तो ये पूरा क्वालिफाई हो जाएगा 80D में। तो आप लिखोगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 बाय चेक। और इसका एक कंडीशन ये भी था कि प्रीमियम शुड बी पेड अदर देन कैश, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चेक से गया है, यानी कि कैश मोड से नहीं किया है, इसलिए 80D में पूरा क्वालिफाई होगा। तो एक 80C का है डिडक्शन में और एक 80D का है। नेक्स्ट पेज पे है मिस्टर पाटिल्स अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर आर गिवन बिलो। इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक ऑन सेविंग्स अकाउंट ₹2,000। सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड हमने एक डिडक्शन भी पढ़ा था, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट जो था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, उससे रिलेटेड डिडक्शन आता है 80TTA में, जब बिलो 60 ईयर्स की बात है। जब अबव 60 ईयर्स तो उनके लिए 80TTB बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे वो 60 ईयर्स के नीचे ही होगा उनका एज। ठीक, दूसरी चीज 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के लिए इंटाइटल कौन होता है, इंडिविजुअल और HUF, तो ये इंडिविजुअल है इसलिए क्वालिफाई है। और ये लिखा है कि डायरेक्शन शेड बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ सेविंग अकाउंट विथ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे मेंशन है कि इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। ठीक, तो ये क्वालिफाई है। तो इसका डिडक्शन कितना है, होल ऑफ सच इनकम, मतलब कि जितना इंटरेस्ट आया है वो, और 10,000 विच एवर इज लेस, उतना क्वालिफाई हो जाता है 80TTA में। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जो मिला इनको 2,000 रुपए, तो आप यहाँ लिखोगे होल ऑफ सच इनकम यानी कि 2,000 रुपीज और 10,000 विच एवर इज लेस। साफ साफ आपको पता है कि 2,000 कम है, इसलिए 2,000 का पूरा अमाउंट जो है वो 80TTA में भी क्वालिफाई होगा। ध्यान रखना, आप कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये मत कर देना आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा दिखाओगे और फिर 80TTA में भी पूरा नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो पूरा अमाउंट जाना ही जाना है ये, बाकी 80TTA में ये डिपेंड करता है कि ये कितना अमाउंट है। अगर 10,000 से कम है तो भाई वो तो लेस है, तो वही अमाउंट जाएगा। 10,000 से ज्यादा है तो केवल 10,000 रुपए तक जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ 10,000 से कम था इसलिए 2,000 पूरा 80TTA के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म ₹15,000। तो जैसा कि हमने इसको बहुत सारे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब फर्म से जो शेयर मिलता है उस ये एग्जेम्प्ट होता है इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अब एग्जेम्प्ट क्यों होता है भाई, देखो जब फर्म का जो इनकम होता है उस पर ऑलरेडी एक बार टैक्स लग चुका होता है, अब दोबारा से उसी का शेयर अगर इंडिविजुअल को मिल रहा है तो फिर वो दोबारा डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। You are required to compute his total income for the assessment year 2022-23। हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं 23 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी कितना दिया इनका 30,000 पर मंथ, सैलरी
30,000 इंटू 12, 3,60,000। आगे रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। इनको हाउस प्रोवाइड किया गया था एम्प्लॉयर की तरफ से। तो रेंट फ्री हाउस, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। उसका फॉर्मूला होगा बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ, यानी कि 3,60,000 पूरे साल का। DA रिटायरमेंट नहीं दे रखा है, डियरनेस पे नहीं दे रखा है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में इंटरटेनमेंट अलावेंस दे रखा है। तो जैसा कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल हो जाएगा। 2,000 रुपये पर मंथ है तो साल का हो गया 24,000 रुपये। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नहीं कि जो 1,500 पर मंथ इंटरटेनमेंट अलावेंस खर्च किया इन्होंने कंपनी के कस्टमर के ऊपर, वो लेस नहीं करना आप। 2,000 रुपये जो पर मंथ है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, भले ही वो पूरा अमाउंट क्यों ना खर्च कर दिए हो। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली टैक्सेबल। तो भाई ये हो जाएगा 2,000 रुपीज पर मंथ मिला था इनको इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो साल का हो गया 2,000 इंटू 12। उसके बाद अलावेंसेज में और कुछ नहीं दे रखा है तो ये हो जाएगा 3,60,000 प्लस 12 to 24,000, तो ये आ जाएगा 3,84,000। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय में दो कंडीशन होता है, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी, ये वाली जो सैलरी दे रखी है जो अभी हम कैलकुलेट किए होते हैं। तो 15% ऑफ 3,84,000 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। तो भाई सबसे पहले 15% ऑफ 3,84,000, तो 3,84,000 का 15% आ जाएगा 57,600। और कंपनी ने रेंट कितना पे किया है इसी घर का? 60,000 रुपए। तो फिर इन दोनों में से हम लेते हैं विच एवर इज लेस। तो भाई साफ साफ आपको पता चल रहा है ये जो 15% वाला अमाउंट है ये लोअर है, तो यहां पे आप लिख दो 57,600। ठीक, ऐड करते हैं हम फर्नीचर। अगर फर्नीचर का पैसा दिया गया है, फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है तो उसका सीधे 10% ले लेते हैं। अगर वही फर्नीचर हायर किया गया है तो फुल एनुअल चार्जेस जो होते हैं, जैसा कि देखो आप 21 क्वेश्चन जो था उसमें लिख दिया था यहाँ एनुअल हायरिंग चार्जेस। तो जब हायर किया रहता है तो फुल हायर वैल्यू, जब फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है यानी कि फर्नीचर उनको प्रोवाइड किया गया है तो हम सीधे सीधे 10% ले लेते हैं। तो 10% और फर्नीचर कितने का प्रोवाइड किया गया है इनको? अमाउंट दे रखा है फर्नीचर का 20,000 रुपए। तो 10% ऑफ 20,000। अब चाहो तो यहाँ लिखना है लिख लो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो 20,000 का 10% ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। इसको आप ऐड करोगे ये हो गया 59,600। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं, अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने, मिस्टर पीजी पाटिल ने अगर कोई अमाउंट पे किया होता तो वो लेस करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां सीधे आप लिख दो टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस 59,600। तो यहां आप वैल्यू पुट करोगे 59,600 रेंट फ्री हाउस हो गया। उसके बाद बोला गया था कंपनी बेयर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस का पैसा कंपनी पे कर रही है यानी कि इनके लिए परक्विजिट्स हो गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट दे रखा है 22,600।
आगे मिस्टर पाटिल को लार्ज कार प्रोवाइड हुई थी ड्राइवर के साथ बोथ यूज के लिए। तो जब बोथ यूज के लिए प्रोवाइड होती है और ओन एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर होता है तो 2400 पर मंथ लार्ज कार के लिए फिक्स होता है। तो सबसे पहले यहां लिख दो आप लार्ज कार, अमाउंट कितना है 2400 पर मंथ। जैसा कि हमने क्वेश्चन में आगे पढ़ा था कि लीव ट्रेवल कंसेशन मिला है, ये 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे, लीव पे थे, तो छुट्टी के समय तो इनको गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही नहीं मिला होगा, तो इसलिए वो 2 महीने आप कट कर देना। तो ऐसे तो 2400 इंटू 12 करते हम, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 2400 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी थी तो उन 2 महीने में कार और ड्राइवर का यूज नहीं हुआ होगा, वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। तो 2400 इंटू 10, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, ड्राइवर का अमाउंट। तो ड्राइवर का हमेशा फिक्स रहता है 900 पर मंथ। तो जैसे कि हमने कार का 10 महीने के लिए किया क्योंकि ये 2 महीने की छुट्टी पे थे, तो वैसे ही ड्राइवर का भी 10 महीने के लिए करेंगे। ठीक है, तो 2400 इंटू 10 ये हो गया 24,000 रुपए, और 900 इंटू 10 ये हो गया 9,000 रुपीज। तो ये हो गया 24,000 प्लस 9,000 33,000। उसके बाद कार के बाद दे रखा है इंटरटेनमेंट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस अमाउंट कितना दिया है 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 12। अब ध्यान रखना आप, आगे ये भी लिखा है कि 1500 पर मंथ कंपनी के जो कस्टमर थे उनके एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया गया। हमको उससे मतलब नहीं है, पूरा अमाउंट क्यों ना ये खर्च कर दें। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल, 2000 इंटू 12 24,000। उसके बाद है 40,000 रुपए इन्होंने अपने फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस पे उठाए थे, जो कि कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया। तो आप लिखोगे मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय कंपनी। तो मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स हो चुकी है, इस वजह से ये परक्विजिट्स हो गई और फुल्ली टैक्सेबल 40,000 रुपए। यहां हिंट में दे भी रखा है, पर reimbursement of medical expenses is not exempt with effect from assessment year 2019-20। 2019-20 assessment year से जो medical expenses का reimbursement होता है वो fully taxable होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट हो गया, और ये भी लिखा था कि ट्रीटमेंट प्राइवेट नर्सिंग होम में हो रहा था, जो कि एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं था, तो हमको उससे मतलब नहीं है। आगे लिखा है कि लीव पे गए थे 2 महीने, तो उसमें जो है रेलवे फेयर कंपनी ने इनको पे किया था 4500 रुपए। तो ये हो गया इनको लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन रेलवे फेयर जो मिलता है उसी से मेनली रिलेटेड होता है, और इसका कंडीशन होता है कि 4 साल में 2 बार। ठीक है, तो ऐसा होता है, यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और तो एग्जेम्प्ट लीव ट्रेवल कंसेशन एनीवेयर इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है अगर कंडीशन फुलफिल होती है। तो कुछ नहीं मेंशन तो हम मानेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। आगे दिया हुआ है कि मिस्टर पाटिल मेंबर थे आरपीएफ के, तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूड हुआ होगा, नहीं लिखा होता तो हम इंक्लूड करते, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है। आगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो वो हम लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। भाई 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 12% से जितना एक्सेस होगा तो हमको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी कितनी है 30,000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया 3,60,000। आगे डीए रिटायरमेंट नहीं है, डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो सैलरी फॉर आरपीएफ हो गया 3,60,000। ठीक, उसके बाद इस यहाँ पे जो कंपनी है मिस्टर पाटिल की, मतलब मिस्टर पाटिल के जो एम्प्लॉयर हैं, ओनर हैं, तो इसको हम कंपनी लिख रहे हैं यहाँ पे। कंपनी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है 13% है, तो आप यहाँ लिखोगे 3,60,000 एट द रेट 13%। तो 3,60,000 एट द रेट 13%, ये आ गया 46,800। ठीक,
अब हमको क्या करना है, ये तो 46,800 जो अमाउंट है ये तो है जो इनका 13% है, मतलब और कहां तक हमको लेना है, केवल 1%, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट, तो हमको केवल 1% निकालना है। तो यहां पे आप लिखोगे कि अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट द रेट 1%। तो 1% का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जो पूरा अमाउंट है 46,800 उसको आप डिवाइड कर दो 13 से, तो कितने परसेंट का आ गया, 1% का अमाउंट। 46,800 डिवाइड बाय 13, ये आ गया 3600 रुपए। तो यही चीज अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये कंपनी ने प्रोवाइड किया 15%, तो 2% एक्सेस होता, तो यहाँ हम 2% का कैसे निकालते, 46,800 अपॉन 13, इससे 1% का आ गया, इंटू 2 कर देते तो 2% का, हमको केवल 1% का निकालना था, तो अपॉन 13 कर दिए, आ गया 3600 रुपए। ठीक, तो ये 3600 टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आप लिखोगे 3600। उसके बाद आगे लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, लेकिन कितना बोला है, एट द रेट 9.5%। 9.5% तक जो इंटरेस्ट होता है आरपीएफ का वो एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना ज्यादा होगा बस वही टैक्सेबल होता है। तो आप इन सारे अमाउंट को ऐड करोगे और कोई अमाउंट यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो 3,60,000 प्लस 59,600 प्लस 22,600 प्लस 33,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 3,600, ये आ गया 5,42,800। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहला जो कि फिक्स होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज। उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो यहां तो एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा ही जाता, नीचे डिडक्शन मिलता, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलना, इसलिए नहीं लेना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स वो भी नहीं है, तो सीधे 50,000 रुपीज आप यहां पे लेस कर दोगे। तो 5,42,800 माइनस 50,000, ये आ गया 4,92,800। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं, तो सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, और फ्रॉम बैंक लिखा है इसलिए क्वालिफाई हो जाता है, वो तो डिडक्शन में आएगा। बाकी इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट में मिलता है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2,000 रुपए है, तो अभी आप यहाँ लिख लो। उसके बाद लिखा है हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, तो ये एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि जब फर्म का अमाउंट एक बार में जो इनकम होगा वो ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है, तो दोबारा थोड़ी ना टैक्स लगेगा ये जो उसमें से शेयर लेंगे अपना। तो ये 2,000 रुपये बस है और कुछ नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये आप लिख लो आउटर कॉलम में 2,000 रुपये। तो यही 2,000 रुपये जो है ये आ गया, ये ऊपर मत लिखना, आप यहाँ लिख लेना, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और कुछ भी नहीं है तो आप सीधे निकालो ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है 4,92,800 प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,000, ये आ गया 4,94,800। ठीक है, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम करेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो सबसे पहले है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो यहीं पे आता है हमेशा 80C में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो भाई जो मिस्टर पीजी पाटिल थे और उनके कंपनी दोनों ने सेम ही अमाउंट पे किया था, तो सैलरी का 13% आया 46,800। इतना ही मिस्टर पीजी पाटिल ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे 46,800 पूरा अमाउंट, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, ठीक। बाकी 80C में और कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इसके मैक्सिमम लिमिट से। तो इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 80C का 1,50,000, तो ये इससे कम है, यानी कि 80C में क्वालिफाई है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में आता है और कैश के अलावा किसी भी मोड से चलेगा। तो यहाँ पे चेक से पे किया गया इसलिए क्वालिफाई है। दूसरा ये नहीं बताया गया है कि अबव 60 ईयर्स या बिलो 60 ईयर्स, तो हम मान लेते हैं कि ये बिलो 60 ईयर्स कंडीशन में होगा, और जो उसमें क्वालिफाई है जैसे कि सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट और पेरेंट्स, इन्हीं में से किसी के लिए लिया गया होगा। तो 4,000 रुपए के लिए लिया गया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, सॉरी मतलब पे किया गया है 4,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो भाई लिमिट कितनी है, 25,000 पर एनम, तो उसके अंदर है, इसलिए 4,000 पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, ध्यान रखना ये कई बार गलती करते हैं लोग, एग्जाम में जरूर आ ही जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। क्योंकि भाई बाकी सब तो आप देख लोगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये जो रहता है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग्स अकाउंट, ये लिखा होगा यहाँ पे। तो सब लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो भेजते हैं, डिडक्शन में लेना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना आप इसको। तो भाई यहाँ लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। अभी हमने क्वेश्चन में इसको बकायदा पढ़ भी लिया था देख के कि बैंक से है, तो हाँ बैंक से है, तो इसलिए क्वालिफाई है ये। और तो अमाउंट है 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए और 10,000, इन दोनों अमाउंट में से विच एवर इज लेस। तो भाई 2,000 रुपए लेस है, इसलिए 2,000 रुपए क्वालिफाई हो जाएगा 80 TTA में। अब इसको आप ऐड करो, 46,800 प्लस 4,000 प्लस 2,000, ये हो गया 52,800। इसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करोगे तो आएगा, ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है 4,94,800। उसमें से हम ये डिडक्शन माइनस करेंगे 52,800, तो ये आएगा 4,42,000। ये आ गया टोटल इनकम।